हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। तो स्टॉक स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आ रहे हैं। आज बेटा जी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बहुत ही मतलब महान बंदे की थ्योरी है जो हमने आज डिस्कस करनी है, जो मार्केट के बड़े से बड़े लोग भी फॉलो करते हैं। तो बात करते हैं जी डाउ थ्योरी की। डाउ, जिसके नाम पे जी आपका अमेरिका का डाउ जोन्स है, याद है आपको, सुना हुआ आपने नाम। क्या कहता है, डाउ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड बाय द चार्ल्स एच डाउ, who's also founded the Dow Jones Financial News Service Wall Street Journal, ये बताया गया। During this time, he wrote a series of articles, मतलब बहुत महान बाबा थे, from 90s, which in later year referred to as Dow theory। कहते इन्होंने अपनी रिसर्च की उस वक्त और मार्केट की बहुत ज़्यादा समझ ये रखते थे, कई आर्टिकल्स लिखे और उन्हीं आर्टिकल्स को बाद में हम लोगों ने डाउ थ्योरी का नाम दे दिया। मच क्रेडिट गोज टू विलियम पी हैमिल्टन, जिन्होंने इन सबको कंपाइल किया विद द रेलेवेंट एग्जांपल्स। अब कहते हैं जी टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। चार्ल्स डाउ का जो टाइम था उससे लेके अब तक टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। तो इसलिए आपको इस थ्योरी के सपोर्टर भी मिलेंगे और क्रिटिक्स भी मिलेंगे। सर जी, क्रिटिक्स तो हर चीज़ के ही होते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई थ्योरी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाया जो सबको ही सेटिस्फाई कर पाया हो, सबको ही अपने साथ लेके चल पाया हो। कोई ना कोई उधर अगेंस्ट रहता ही रहता है। स्टिल वेरी रिनाउंड थ्योरी, मतलब कि हमें मार्केट में काम करते वक्त इसके प्रिंसिपल पता होने चाहिए। Dow theory is built on few beliefs. These are called Dow theory tenets. किराएदार वाले नहीं, tenets मतलब प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कह लें तो ज्यादा अच्छा। These principles were developed by Charles H. Dow over the years of observation on market. They are 9 that are considered a guiding force. वैसे बहुत ज्यादा आपको यही लिखेगा कि 6 प्रिंसिपल्स हैं, पर अगर उसी को सब पार्ट्स में बना के थोड़ा एक्सप्लेन कर लो तो 9 पॉइंट इसमें बन जाते होते हैं। तो आओ देखते हैं बेटा कि एक महान बंदे ने क्या ऑब्जर्वेशन देखी मार्केट की और फिर उसने क्या इससे प्रिंसिपल या रूल्स बनाए। सबसे पहला, इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। स्टॉक या इंडेक्स का लेवल, स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का लेवल हर चीज को डिस्काउंट करके चलता है। डिस्काउंट करके चलने का मतलब होता है कि अगर अच्छा हुआ तो प्राइस एकदम से रिएक्ट करके ऊपर जाएगा, बुरा हुआ तो एकदम से नीचे आ जाएगा। मतलब कि हर इंफॉर्मेशन प्राइस में समाई होती है। पढ़ते हैं पहले, फिर मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। Market, stock market discount everything which is known and unknown in public domain. If a sudden and unexpected event occurs, stock market indices quickly recalibrate itself to accurate value. एग्जाम्पल कोविड-19 और उसकी वैक्सीन। अब जिस तरह मान लीजिए कि कोई मार्केट हमारी 3:30 बंद हुई मान लो, और शाम के 5 बजे एक घोषणा होती है कि सिप्ला ने कोविड-19 की मेडिसिन का ट्रायल पूरा कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन ट्रायल भी पूरा एंड प्रूव हो गया है, और मेडिसिन जड़ी है अगले ही हफ्ते मार्केट में आ रही है। सारी तरह के सरकारी जड़े अप्रूवल्स हैं ये वो सब डन है। अब ये 3:30 बजे मार्केट बंद हुई, 5:30 बजे ये न्यूज आई, 3:30 बजे सिप्ला 600 पे बंद हुआ मान लो। वैसे ही कह रहा हूँ बेटा, इसका वास्तविक जो प्राइस है उससे कुछ लेना देना नहीं है। 5:30 ये न्यूज आ जाती है। अब ये न्यूज कई लोग जनता के ऐसे भी होंगे जिन्हें पता चलेगी, कईयों को नहीं भी पता चलेगी पब्लिक डोमेन में, क्योंकि सारे बंदे इतने अवेयर नहीं होते और आजकल लाइफ बड़ी बिजी है बंदों के पास, और भी बहुत काम है, हर एक ने अपना कुछ ना कुछ काम धंधा चलाना है। पर भाई आपका स्टॉक का प्राइस इस न्यूज को कल अपने आप ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। कल सिप्ला का शेयर भैया 600 पे नहीं मिलने वाला, हो सकता है इस न्यूज के चलते पहला सौदा ही 800 पे लगे। समझ रहे कि नहीं? हो सकता है कि जो उसका सर्किट हो, क्योंकि हमें सर्किट का भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर 20% सर्किट है तो 600 से हो सकता है 720 पे खुले। समझ रहे कि नहीं? तो इस तरीके से मार्केट हर इंफॉर्मेशन को प्राइस में इंक्लूड करके चलती है, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली। इसे हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो आप सीए स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। और एग्जांपल बुरे वाला भी ले लें। अब जैसे कोरोना के मरीज बढ़ते हैं और इससे दिक्कतें होती हैं, और अगर कोई बुरी खबर आती है मान लो, तो अगले दिन हमारे इंडेक्स की पिटाई काफी अच्छी होती है। तो भाई पहली चीज तो उन्होंने यही कहा कि जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं या इंडेक्स के लेवल होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाये होते हैं। अगली बात, ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड। फिर जॉन साहब ने ये कहा कि भैया 3 मार्केट ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है, माइनर ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड वो है जो लंबे समय के लिए चलता है।
जिस तरह हम इंडिया में अगर बात करें तो पिछला जो साल है 2019, उसमें भी जुलाई अगस्त के आसपास ऑटो सेक्टर में कुछ दिक्कतें और काफ़ी ऐसी बातें हो रही थी जिससे कह रहे थे कि मार्केट नीचे जा रही है। फिर हम और कुछ साल पीछे चलते हैं, जब 2014 में मोदी जी आए मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भैया एक नया ही मूवमेंट आया मार्केट में। और उस बीच भी कई बार होता था कि मार्केट थोड़ी साइड वे हो जाती थी, थोड़ी सी नीचे आ जाती थी, कुछ हफ्ता 15 दिन, कई बार महीना चलती नहीं थी। तो फिर भी बड़े बड़े एनालिस्ट यही कहते नहीं नहीं नहीं, देखे लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अप ही है, आगे तो इंडिया में बहुत सीन है, भारतवर्ष में बड़ा स्कोप है। दैट इज द प्राइमरी ट्रेंड जो लंबे समय तक रहेगा, ऐसे कहते थे हम। अब पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रेंड के बारे में। दिस इज द मेजर ट्रेंड ऑफ मार्केट दैट लास्ट फ्रॉम अ ईयर टू सेवरल ईयर। अब प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। प्राइमरी मेन, मतलब प्राइमरी ट्रेंड का मतलब नहीं कि हम ऊपर ही जा रहे हैं मार्केट में, प्राइमरी ट्रेंड का ये भी मतलब नहीं कि हम नीचे ही जा रहे हैं। प्राइमरी ट्रेंड मतलब कि एक लंबे समय तक चलने वाला। इट इंडिकेट्स द ब्रॉडर मल्टी ईयर डायरेक्शन ऑफ मार्केट while the long term investor is interested in primary trend। कहते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा प्राइमरी ट्रेंड में इंटरेस्टेड रहता है। एन एक्टिव ट्रेडर इज इंटरेस्टेड इन ऑल द ट्रेंड्स। उसे प्राइमरी, सेकेंडरी और ये माइनर सब देखना पड़ता है। प्राइमरी ट्रेंड कुड बी प्राइमरी अप ट्रेंड, कहते हैं अप ट्रेंड भी हो सकता है या प्राइमरी डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है जी, बात प्राइमरी ट्रेंड वाली। तो फिर आ गया सेकेंडरी ट्रेंड। दीज आर करेक्शन टू द प्राइमरी ट्रेंड। कहते हैं ये करेक्शन है जो प्राइमरी ट्रेंड में दिखाई देंगी। थिंक ऑफ दिस एज अ माइनर काउंटर रिएक्शन टू द लार्जर मूवमेंट इन मार्केट। देखिए अब क्या होता है कि हमने कल परसों भी बात की, जब वीडियोस बनती रहती हैं रोज इस पे, कि यार मार्केट एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाता। मार्केट कैसे जाता है? ऊपर जाना है, नीचे आएगा, ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, रेजिस्टेंस, ये सब फेस करना पड़ता है अप ट्रेंड में भी। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसे नहीं जाता मार्केट की, नीचे ही चला गया, सपोर्ट आएगी, फिर नीचे, ऐसे। दीज आर द करेक्शन टू द प्राइमरी ट्रेंड। थिंक ऑफ दिस एज माइनर काउंटर रिएक्शन टू द लार्ज मूवमेंट। फॉर एग्जांपल कहता है जी, फॉर एग्जांपल द करेक्शन इन बुल मार्केट, रैलीज एंड रिकवरीज इन बियर। देखो करेक्शन वर्ड यूज होता है ज्यादातर बुल मार्केट में कि जहां मार्केट वैसे काफी ऊपर जा रही है, तो थोड़ी थकान महसूस होती है मार्केट को, तो कहते हैं मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा बाइंग हो गई थी, ओवरबॉट हो गया था मार्केट, तो अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। रिकवरीज आती हैं बियर मार्केट में कि वहां वो नीचे नीचे जा रहा होता तो वहां से थोड़ा रिकवर करता। काउंटर ट्रेंड मतलब ये सेकेंडरी वाला, कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन अ फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स। बहुत बार ऐसा होता रहता है सर, मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है पर थोड़ा वो टिक जाती है एक जगह पे, रेंज पे आके ना, कई महीने कई हफ्ते। निफ्टी हम देखते हैं कि वो 300-400 पॉइंट की रेंज में ही खेल रहा है। फिर उसके बाद आता है माइनर ट्रेंड या डेली फ्लक्चुएशंस। दीज आर द डेली फ्लक्चुएशन इन मार्केट, सम ट्रेडर प्रेफर टू कॉल देम मार्केट नॉइस, शोर, शोर। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो नॉर्मली इनको नहीं देखता, नॉर्मली नहीं देखता, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है प्राइमरी ट्रेंड। इफ द प्राइमरी ट्रेंड इज अप देन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नीड नॉट टू बी वरीड। वो सेकेंडरी ट्रेंड से भी इतना प्रभावित नहीं होता, इनको तो बिल्कुल नहीं देखता। ट्रेडर के लिए जैसे बोला गया सब कुछ ही जरूरी है। तो डाउ जोन्स थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भाई नई वाली बात नहीं आपको कोई लगेगी, पर ये बात इस बंदे ने, इस महान बंदे ने कई साल पहले दुनिया के सामने रख दी थी। ठीक है जी, तो इसी पे ही बड़े बड़े लोग आगे कैपिटलाइज करते रहे। उसके बाद आ गया जी, ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। वेरी गुड। जैसे अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये स्टडी कैसे करेंगे। सर अगली वीडियो जो टेक्निकल पे बनेगी वो ट्रेंड पे ही है, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये उसका टाइटल रहेगा। वहां हम बात करेंगे, तो वहां आप ये सारे पॉइंट लगाना जो आज सुन रहे हो। अब वो अगले पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और खाली निफ्टी के बेस पे करते जा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। निफ्टी 50 शेयर है, 50 में से भी 6 या 7 शेयर अगर बड़े बड़े जुड़ जाएं तो उसे किधर भी ले जा सकते हैं। जानते हैं ना बेटा निफ्टी का सच? हाँ जी सर जानते हैं। तो भैया आप क्या करें कि अपनी जो वॉच लिस्ट बनाते हैं, पहली वॉच लिस्ट जो बनाए बंदा वो हमेशा इंडेक्स की बनाए। वहां निफ्टी भी लिखो, निफ्टी के साथ निफ्टी 200 भी लो नीचे, फिर निफ्टी स्मॉल कैप भी लो, निफ्टी मिड कैप भी लो। अगर ये सारे हरे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जड़ी है वो अप ट्रेंड में जा रही है।
क्योंकि अब ये 50 शेयरों की बात नहीं, कई शेयरों की बात हो जाएगी जब आप निफ्टी 200 भी साथ में पिक कर रहे हैं। देन यू हैव स्मॉल कैप ऑल्सो, देन यू हैव मिड कैप ऑल्सो, नेक्स्ट निफ्टी भी आता है एक। तो भैया ये सारों को अगर आप इकट्ठे लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। बाकी पढ़ते हैं। वी कैन नॉट कन्फर्म अ ट्रेंड बेस्ड ऑन जस्ट वन इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड इज सेट टू बी बुलिश if the nifty mid cap, nifty small cap all move in the same direction. Even you can take the bank nifty into account also. बैंक निफ्टी को भी साथ में रखें, क्योंकि बैंकिंग हमारे देश की एक, या किसी भी देश की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन होती है जिससे सारी इकोनॉमी चल रही है। तो बैंकों के हालत खस्ता हो और अप ट्रेंड शुरू हो जाए तो ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता। तो बैंक निफ्टी शुड ऑल्सो बी देयर. It would not be possible to classify market as a bullish just by the action of nifty alone. तो पहला लेसन लिख देना कमेंट में। पहला लेसन ये है, अगर ट्रेंड पता करना है तो खाली निफ्टी से नहीं पता चलेगा। ट्रेंड खाली निफ्टी से नहीं पता चलेगा, निफ्टी के साथ स्मॉल कैप मिड कैप भी देखने होंगे। प्लीज इसकी समरी जरूर लिखें कमेंट में। देन उसके वॉल्यूम मस्ट कंफर्म। यस, क्योंकि जो वॉल्यूम है उसका अपना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा है नहीं तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं, नीचे आ जाएगा। द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म along with the price. The trend should be supported by volume. कहता है ट्रेंड आपका वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। इन एन अप ट्रेंड द वॉल्यूम मस्ट, ध्यान से सुनना, अप ट्रेंड में कैसा वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। मान लीजिए आप अप ट्रेंड में कह रहे हैं कि मार्केट है तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम में भी बढ़त दिखनी चाहिए। एंड शुड डिक्रीज, वॉल्यूम ध्यान से पढ़ो, वॉल्यूम शुड रिड्यूस एज द प्राइस फॉल। अप ट्रेंड वाली मार्केट में क्या होगा कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे डे बाय डे तो उसमें वॉल्यूम में भी ग्रोथ आएगी। दिस इज बिल्कुल ऑप्टिमिज्म है, ये कॉन्फिडेंस है ये कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो और ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ते हुए प्राइस पे भी खरीद रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस शो करता है। अब आपको पता मार्केट है जी, एक तरफ तो जाएगी नहीं। अब जिस दिन प्राइस गिरेगा, नो डाउट थोड़ा बहुत गिरेगा, उस दिन वॉल्यूम बहुत कम होगा। ऐसा वॉल्यूम नहीं होगा जैसा इंक्रीज के वक्त था। तो क्या इंडिकेटर है भैया, ये इंडिकेटर है कि लोग ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है, बढ़ते हुए प्राइस पे उसे खरीदते हैं, कम होते हुए प्राइस पे, कम होते हुए प्राइस पे उसे इतना नहीं बेचते जितना बढ़ने पे खरीदते हैं। तो अगर ऐसा वॉल्यूम सपोर्ट दे रहा है तो ये अप ट्रेंड का इंडिकेटर बिल्कुल है। और सुने सर, डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज व्हेन द प्राइस फॉल। मतलब जब मंदी आएगी तो बहुत होलसेल में आएगी, बहुत लोग उसमें माल अपना बेचेंगे। डिक्रीज व्हेन प्राइस राइजेस, पर खरीदार नहीं मिलेंगे। तो प्राइस थोड़ा बहुत मंदी में भी बढ़ना है, आपको पता है कि एक सीधी लाइन तो ऐसे जानी नहीं है ना। तो जब खरीदारी आनी है तो थोड़ी बहुत आनी है, सुस्ती वाला वॉल्यूम होगा तो डाउन ट्रेंड होगा। अब उसके बाद बात हो रही है जी, साइड वे मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट द सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या सुना था अभी आपने थोड़ी देर पहले, याद है आपको कि करेक्शंस हो सकती हैं, रिकवरीज हो सकती हैं, ठीक है ना भाई। कि तीन बातें हुई थी हमारी, प्राइमरी ट्रेंड जो बहुत लंबे समय के लिए होता है, सेकेंडरी करेक्शंस, रिकवरीज, और फिर उसका वो डेली का नॉइस, ठीक है जी। तो साइडवे का समझे, साइडवे मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट दी सेकेंडरी मार्केट में रिमेन साइडवे ट्रेडिंग बिटवीन अ रेंज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। बिल्कुल ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल ऐसा होता है। और खास तौर पे जो निफ्टी ट्रेडर्स होते हैं वो उसको थोड़े बोर हो जाते हैं क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। इन्होंने एग्जांपल रिलायंस का लिया होगा। ये तो रिलायंस इंडस्ट्री बिटवीन 2010 से लेके 2013 तक, बिल्कुल बिल्कुल अपना देखा हुआ टाइम जब हम भी मार्केट में काफी काम करते थे, इस रेंज में काम किया है। साइड वे मार्केट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सेकेंडरी ट्रेंड। कहता है जो इस साइड वे मार्केट होती है ना, एक रेंज में फिक्स हो जाना, ये एक सेकेंडरी ट्रेंड का सब्स्टिट्यूट होती है। मतलब कि यू कैन से साइड वे इज द सेकेंडरी ट्रेंड। क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट, मतलब क्लोजिंग प्राइस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ध्यान से सुने, इस पॉइंट पे क्या कहता है, इस पॉइंट पे वो कहता है कि देखो जी, ओपन, हाई, लो और क्लोज, कई तरह के प्राइस आपने सुने इस सीरीज में, सुनते रहे इनके बारे में। क्लोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल एज रिप्रेजेंट द फाइनल इवेल्युएशन ऑफ स्टॉक। कहता है क्लोज कितने पे हुआ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही रिप्रेजेंट करता है कि स्टॉक फाइनली इन्वेस्टर को कैसा लगा पूरे दिन में। समझ पा रहे हैं इतना।
तो ये जी डाउ थ्योरी के आपके पास 9 पॉइंट हैं। वैसे तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये तकरीबन आपके पॉइंट्स तो इसमें है हमारे पास 6 ही, उसको एक्सटेंड करके लिखा हुआ। और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर देखें तो एक और चीज यहाँ दी हुई है, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट। एक मिनट यार, इसको चेक कर दूं ये ठीक है कि नहीं। डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट, मार्केट के डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, किन किन फेजेस से मार्केट गुजरता है। पहले है जी अकोमुलेशन फेज। ये देखो बेटा, एक लंबा डाउन ट्रेंड है, यहाँ देख रहे हैं आप। फिर यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, सपोर्ट मिल जाती है, फिर ऊपर जाता है, टिक नहीं पाता, नीचे आ जाता है, फिर नीचे आता है। ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे माल, ये माल इकट्ठा हो रहा है। अगर आप निफ्टी का हिस्टोरिकल ग्राफ देखें तो 2008 में भी काफी इकट्ठा हुआ, जबरदस्त इकट्ठा हुआ। फिर आगे परोसा गया रिटेल इन्वेस्टर को बाद में, अभी भी इकट्ठा हो रहा है क्योंकि आजकल भी टाइम वही है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये कम्युलेशन फेज है, ये डाउन ट्रेंड के बाद ना मार्केट एक जगह अपनी सपोर्ट बनाती है, तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, फिर टूट के वहीं आ जाती है, ऐसा चलता रहता है। फिर मार्कअप फेज आता है, बढ़ने लग गया। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, फिर फर्दर मार्कअप। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि जो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अकोमुलेट कर रखा है अपने पास माल, वो बेचना शुरू करते हैं, बेचते हैं, पैसे बटोरते हैं। अब देखो जी 2008 वाले क्राइसिस में भी निफ्टी जड़ी है वो काफी नीचे आ गई थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो काफी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बीच में आए, 6000 के लेवल पे भी आए, 8 पे भी आए, वहां भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किए। नेचुरल है कि ऐसे तो नहीं जाते रहे ना, एक रेंज में हम अटके रहते हैं। जैसे 6 से 7 की रेंज होती है, 7 से 8 की रेंज होती है, हजार हजार पॉइंट की रेंज ये नहीं कि एक एक महीने में ही हर बार कवर होती है। लोग जो लोअर लेवल्स पे खरीद लेते हैं तो फिर वो मार्कअप के साथ थोड़ी देर बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी आता है, वहां वो अपने अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। सेम आजकल के माहौल में है। आओ इसे भी पढ़ते हैं। Dow theory suggests that the market are made up of three distinct phases, which are self-repeating. Self-repeating मतलब बार बार ऐसा ही होता रहेगा। These are accumulation phase, markup phase, distribution phase. तीन तरह के फेज होते हैं जी। अकमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, मार्कअप मतलब बढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। चलो जी, फ्री में नहीं, पैसे लेंगे, समझे कि नहीं। अकमुलेशन फेज कहता है अकमुलेशन फेज यूजुअली अकर राइट आफ्टर ए स्टीप सेल ऑफ इन द मार्केट। अभी जैसे मार्च के महीने में हुआ जी, 23 मार्च को मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, मेरे हिसाब से 7500 के लेवल पे निफ्टी आपको मिल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक थे वहां पे। तो वहां लोगों ने कमुलेशन की, नो डाउट, फिर उससे नीचे नहीं ज्यादा गई मार्केट, समझ रहे हैं कि नहीं। और कई स्टॉक्स में जिस तरह मैं अभी आपको बताता रहता हूँ कि वहां से लेके आज तक की खरीद में 80% रिटर्न अपने पास आई हुई है। चेक करना तो चेक कर लें, और बिंदु फार्मा शेयर का नाम है। तो ऐसे बहुत और भी होंगे, ये तो जो मेरी नॉलेज में मैं बता रहा हूँ। तो द स्टीप सेल ऑफ इन द मार्केट कुड हैव फ्रस्ट्रेटेड मेनी मार्केट पार्टिसिपेंट। कहते हैं जब इस तरह की गिरावट आती है तो लोग पैनिक कर जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें वो अपना शेयर बेच देते हैं, लूजिंग होप ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड। स्टॉक प्राइस वुड हैव बीन प्लम्प्टेड टू रॉक बॉटम वैल्यूएशन, बहुत नीचे आ गए मतलब, बट द बायर वुड स्टिल बी हेजिडेंट ऑफ बाइंग, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है और नीचे जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब 7500 पे भी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं खरीदना, अभी नहीं खरीदना, अभी तो और नीचे जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वहां खरीद लिया, पर अगर एक बार आपको पता है कि यार सीधा ही डायरेक्शन नीचे की तो बननी ही नहीं है, कि अब और टूटता ही तो जाएगा नहीं, तो अगर आप एक बार खरीद लेते हैं, थोड़ा कमुलेशन करके पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप करते हैं, तो उसमें निकलने का मौका भी मिला था। बट अगेन नाउ द मार्केट इज अबाउ 9000, तो आपको बताइए कि तकरीबन 10,000 ही टच होने लगे थे। तो अब शायद हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि फिर नीचे आए तो देखेंगे। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ ना आम तौर पे लोग नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें डर ही होता है कि ये और नीचे जाएगा, एंड द स्टॉक प्राइस लैंग्विशेस एट ए लो लेवल, तो स्टॉक बहुत नीचे चले जाते हैं। दिस इज व्हेन द स्मार्ट मनी एंटर्स द मार्केट। कहता है यहाँ पे जो हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो एंट्री लेते हैं। अब ये स्मार्ट इन्वेस्टर किसे कहते हैं वो भी देखें। कहता है स्मार्ट मनी इज यूजुअली द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। कहता है स्मार्ट मनी बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाते हैं जो लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, लंबे समय के लिए।
मतलब ये वो नहीं है कि जिसको महीने बाद पैसा निकालना है। ये तो कहेंगे कई साल भी ठीक है, 2-3 साल बाद देख लेंगे। दे इनवेरिएबली सीक वैल्यू इन्वेस्टमेंट व्हिच इज अवेलेबल आफ्टर ए स्टीप सेल ऑफ। सर वेरन बफे साहब और उनके गुरु, समझे कि नहीं? Institutional investors start to acquire the share regularly, large quantity over an extended period of time. यहाँ से कम्युलेशन फेज शुरू हो जाता, क्योंकि वो बाय करते हैं। देखें डायग्राम को भी देखें साथ साथ, वो बाय करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता, फिर उसके बाद कई लोग इसमें जो फंसे होते हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, सेलिंग लाते हैं, फिर वो दोबारा फिर खरीद लेते हैं नीचे से इंस्टीट्यूशनल। तो कम्युलेशन फेज चलता रहता है। दिस ऑल्सो मीन्स द सेलर हु आर ट्राइंग टू सेल ड्यूरिंग द कम्युलेशन विल इजिली फाइंड द बायर्स, खरीदार उन्हें भी मिल जाएगा। Therefore, the price do not decline further. Price गिरेगा नहीं. Hence, then not this is how the support level are created. और कम्युलेशन का ये फेज कई महीने रह सकता है। कोरोना में भी यही है बेटा, क्योंकि अब देखिए मैं तो कहता हूँ यार अब बहुत हो गया, अब कोई दवाई निकले इसमें से हम सारी दुनिया आज़ाद हो। नहीं तो अदरवाइज यही है कि ये 2-2 3-3 हज़ार के पॉइंट में नीचे आता रहेगा तो वहां लोग फिर कम्युलेशन कर देंगे। अब एकदम से तो 6,000 नहीं ना लग सकता मार्केट का। हो सकता है एडवर्स सिनेरियो जो सबके माइंड में कि वो होना है, कई लोग कहते हैं कि 6,000 तो आना, बट इवन उसमें भी ब्रेक्स आती हैं, वहां कम्युलेशन आनी आनी है। वंस द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब्सॉर्ब ऑल द अवेलेबल स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर सेंस द occurrence of support. This usually coincide with the improved business sentiment. अब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने देखा कि वैल्यूएशन बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव है, उन्होंने सारा माल खरीद लिया। अब जो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर हैं उन्हें लगता है कि हाँ यार इससे नीचे तो अब मिल नहीं सकता, ये तो इधर सपोर्ट बन गया। और इस समय इसमें सब टाइम लगा ना, कुछ महीने लगे। इसमें साथ साथ बिजनेस सेंटीमेंट भी सुधर गया, लॉकडाउन खुल गए, वैक्सीन आ गई, स्कूल कॉलेजेस भी आगे खुल गए, दुकानें भी चलने लग गई लोगों की ठीक ठाक। मैं दिखा रहा हूँ कि आगे कैसे कैसे होगा। अब आपको लगेगा कि चलो अब तो सब ठीक हो गया। अब सब ठीक हो गया तो उसने तो माल सस्ते में इकट्ठा किया हुआ है, अब आपको सस्ते में मिलेगा नहीं। दीज फैक्टर टेंड्स टू टेक द स्टॉक प्राइस हायर, अब वो ऊपर जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्कअप फेज। ऐसे ही होता है मार्केट में, जब भी कोई बड़ी क्राइसिस आती है या कोई ठीक ठाक क्राइसिस भी हो, ज्यादा बड़ी नहीं, जैसे एनपीएस की चिंता, ऑटो सेक्टर का स्लो हो जाना, वहां भी करेक्शन तो ऑफर हुई थी मार्केट की थोड़ी बहुत, तो वहां लोग इकट्ठा करते हैं। ड्यूरिंग द मार्कअप फेज द स्टॉक प्राइस रिलीज क्विकली एंड शार्पली। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मार्कअप स्पीड, मतलब जब ऊपर जाएगा तो एकदम जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कहीं हम रह ना जाएं, कि अब तो बहुत रैली करने वाले हैं, स्टॉक बहुत बढ़ने वाले हैं, कहीं हम रह ना जाएं। न्यू इन्वेस्टर्स आर मेस्मराइज्ड बाय द रिटर्न, मतलब इंप्रेस हो जाते हैं वो। एंड एवरीवन फ्रॉम द एनालिस्ट टू पब्लिक सी हायर लेवल अहेड, तो उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत ऊपर जाने वाला है। द जुडिशियस इन्वेस्टर, मतलब कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, हु गॉट इन अर्ली, जिन्होंने पहली माल खरीद लिया था कम्युलेशन में, विल स्टार्ट ऑफलोडिंग देयर शेयर स्लोली। और वो देखेंगे कि ये बेवकूफ लोग अब आ रहे हैं, तो इन्हें महंगे में माल बेचो। जो शेयर मान लो 80 रुपए का खरीदा हुआ है, तो आज 180 का हो गया, बेच दो, 100 रुपए आ रहे हैं। पब्लिक तो तैयार है खरीदने के लिए, पब्लिक विल अब्सॉर्ब ऑल द वॉल्यूम्स ऑफलोडेड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। द डिस्ट्रीब्यूशन फेज हैज अ सिमिलर प्राइस प्रॉपर्टीज, जैसे कि भी अकमुलेशन है। इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज व्हेन एवर द प्राइस अटेम्प्ट्स टू गो हाई, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जड़े होते हैं पहले से इकट्ठे करे बैठे हैं शेयर को, वो अपना सामान बेच देते हैं। तो वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में देखते हैं वो ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस एक्शन रिपीट सेवरल टाइम्स। यार ये तो हिस्ट्री है ना, आप निफ्टी का चार्ट देखो, आपको ये सारा दिखेगा। फाइनली व्हेन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सारी की सारी होल्डिंग अपनी बेच देता, there would no further support for the price, and what follow the distribution phase is a complete sell off in the market, which is known as markdown of the prices. Sell off in the market leaves the public in a utter state of frustration. अब हुआ क्या, उसने तो 20 वाला खरीद के तुम्हें 180 में चिपका दिया, वो तो अपना सारा स्टॉक बेच गया, 20-20 रुपए में खरीद के तुम्हें 180, 200, 300 में चिपका गया। अब तुम बेचना चाहते हो, अब तुम्हारे जैसे और है ही नहीं, अब तुम्हारे जैसे और है नहीं, अब तो तुम्हारे पास 300 का खरीदा हुआ है। तो अब लोग जड़े हैं सारे आप जैसे रिटेल वाले ही हैं, अब उसने भी 300 पे ही खरीदा हुआ है।
वो कहता है यार मैं और ऐड करूंगा तो 300 पे थोड़ा ना करूंगा, थोड़ा सस्ता मिले मेरे को तो अब फिर सेल ऑफ आ जाना। वो कमा गया जो सही टाइम पे लगा गया। वैल्यू इन्वेस्टिंग यही है बेटा। कंप्लीटिंग द सर्कल व्हाट फॉलोज द सेल ऑफ फेज इज अ फ्रेश राउंड ऑफ अकमुलेशन। फिर नीचे आएगा, फिर अकमुलेशन, अकमुलेशन के बाद मार्कअप, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यही सब। इट इज बिलीव्ड दैट द एंटायर साइकिल फ्रॉम अकमुलेशन टू सेल ऑफ, कई साल इसमें चले जाते हैं, कई साल। देखिए अकोमोलेशन तो अब भी बहुत जबरदस्त होंगी। देखो अब क्या होता है, टाइम बुरा है, नो डाउट कोरोना बहुत बड़ी स्ट्रगल है हम हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। पर जब भी कुछ बुरा होता है ना कुछ मौका भी मिलता है हमेशा। तो अगर आप सेंसिबली अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को मार्क कर लें, चाहे वो 10 स्टॉक्स ही हों। मैं यहाँ चैनल पे इस तरह नहीं बोलता कि ये स्टॉक लो वो लो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ इस रेट पे मिल रही है भाई, उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी रिसर्च आपकी है, हम किसी भी तरह की एडवाइजरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एजुकेशन है। ठीक है भैया, बहुत ट्रमेंडस रिटर्न आ सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें दूर होनी है, कंट्रोल आना है। स्ट्रैगर्ड मैनर में खरीदें। आज आपने मार्केट की एक और सच्चाई जानी डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि मार्केट चलती कैसे। ये है मार्केट की सच्चाई। गिरना है, अकमुलेट होना है, फिर बढ़ना है, बिजनेस सेंटिमेंट ने सुधरना है और बढ़ना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होना है। इतने में 5-6 साल, 10 साल, 12 साल में नई कोई और मुसीबत आ जानी है, फिर गिर जाना है। तो ये सब इसमें चलता ही रहता है भाई। इसी तरह से ये एफडी या प्रोविडेंट फंड नहीं है। ठीक है बेटा जी। अगली वीडियो भी मैं चाहता हूँ कि अभी हमें फंडामेंटल की बात बीच में ना करूँ, वो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट 2 हम करेंगे जरूर। अभी हम डाउ कोई जो और इसके थ्रू हम सीख सकते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, ये सब बातें करते हैं, ताकि एक सिमेट्री हमारी बनी रहे। ठीक है बेटा जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय।